जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भूगर्भ और उसके पदार्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेल क्या होते हैं, पदार्थ क्या है उनसे जुड़े हुए, वो सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर के अंदर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है मैंने अपलोड कर दिया था। जिसने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकता है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल जो है 16 क्वेश्चन करेंगे। देखिए 4-5 क्वेश्चन से आपका चैप्टर नहीं खत्म होने वाला, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आप करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है, ठीक है। 16 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको क्या होगा कि इस चैप्टर की बिल्कुल डीप नॉलेज हो जाएगी। अगर मैं 5 क्वेश्चन करवाऊं तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है। टाइम तो कम लगेगा लेकिन छूट जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। इसमें क्या आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छे से जानते होंगे। आगे बात समझ में कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से पढ़ने का मन नहीं करता। एक बात बताइए, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन करवाने होते हैं, वो थोड़े टाइम में तो नहीं हो पाएगा ना, सारी चीज़ आप लोग के सामने ही होती हैं, ठीक है। तो देखिए जो पढ़ने वाला है वो अच्छे तरीके से समझेगा, क्योंकि बार बार कमेंट आता रहता है सर इतनी बड़ी वीडियोस क्यों होती हैं। तो सिंपल सी बात है, पढ़ाई वाली वीडियोस हैं तो थोड़ी सी लंबी चली जाती है, कोऑपरेट करें आप लोग, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग 16 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, और इसके बाद जो है सारे चैप्टर अपलोड कर दूंगा आप लोग के अप्रैल एग्जाम से पहले तक, ठीक है। सारी चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और देखिए बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं पर बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन नहीं दबा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनके पास जो वीडियोस है वो पहुंच नहीं रही दूसरी। देखिए वो बच्चे क्या करें, तो यहाँ पर जो ऑल का बटन है उसको जरूर से प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग को अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी के भूगर्भ की प्रत्यक्ष जानकारी में कौन सा कारक प्रमुख बाधक है। यानी कि हमें जो है पृथ्वी का जो बिल्कुल केंद्र भाग है उसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाती है। अरे बात समझ में, हमें पृथ्वी के जो केंद्र भाग है उसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाती है। तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए क्या है। तो गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आप लोगों को पिक्चर भी दिख रहा होगा कि गहराई जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ तक कि जो मेटल है जिसको हम जमीन के अंदर भेज रहे हैं, ड्रिल भेज रहे हैं, वो भी क्या हो जाता है, कई बार मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो इस वजह से जो है पृथ्वी के जो भूगर्भ है उसकी हमें जानकारी नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि जिस भी चीज़ से हम ड्रिल कर रहे हैं, जिस भी चीज़ से हम गड्ढा कर रहे हैं, वो बहुत नीचे तक जाते जाते क्या हो जाता है, बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जमीन के भीतरी भाग में, ठीक है। चलिए उसके बाद बनता है हमारा भूगर्भ की 3 परतों के नाम बताएं। देखिए भूगर्भ की 3 परतें कौन सी होती हैं, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए भूगर्भ की 3 परतें क्या हैं, तो स्थल मंडल, मेंटल, क्रोड, ये 3 परतें आपको दिख रही होंगी। कौन कौन सी हैं, तो सबसे ऊपर है आपका स्थल मंडल, आ रही बात समझ में। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा मेंटल है, ठीक है। उसके बाद क्रोड है, बिल्कुल बीच वाला भाग जो है क्रोड बताया जाता है। यही सबसे जो है काफी गर्म भाग होता है बीच का, कौन सा है, क्रोड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 भाग लिख लेना, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे फिर सारे बड़े क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए तो ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपको खनिज की प्रक्रिया, खनिज की परिभाषा। आखिरकार खनिज क्या होते हैं, देखिए खनिज क्या होते हैं आप लोग जरा ढंग से देखिए इसको। जैसे जमीन के अंदर क्या चीज़ है, आपको हर चीज़ ना जमीन से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो खनिज वगैरह भी कहाँ से मिलते हैं, जमीन से ही प्राप्त होते हैं। देखिए आप लोग क्या है इसमें, खनिज एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त अजैविक तत्व है, यानी कि क्या है, ये अजैविक तत्व है खनिज। जैसे आपको दिख ही रहा होगा अलग अलग प्रकार के पत्थर, जैसे सोना, चांदी, हीरा वीरा, जितने भी होते हैं ये सब खनिज में ही आ जाते हैं। देखिए कुछ भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक संगठन होते हैं, जैसे आपके खनिज में आपका जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब भी आ जाता है। तो ये कुछ रासायनिक भी होते हैं, कुछ मोटे पदार्थ में भी आपको खनिज जो है प्राप्त होते हैं। बाकी आप लोग तो पिक्चर के साथ पढ़िए, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो खनिज के बारे में इतना बता रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सेल किसे कहते हैं, सेल क्या है, ठीक है। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन नीचे आ जाएंगे। सेल क्या होता है, देखिए जिन पदार्थों से भूपट्टी बनी है, भूपट्टी मतलब जमीन की सतह, जो ऊपरी सतह है उसको भूपट्टी कहा जाता है। तो जिन पदार्थों से मिलकर भूपट्टी बनी हुई है उसको क्या कहते हैं, सेल। सेल यानी पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर भी जो हैं सेल कहे जाते हैं। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो गए वो भी सेल कहे जाते हैं, जिनको मिलाकर क्या बनी हुई है, भूपट्टी बनी हुई है, यानी जमीन जो है बनी हुई है। आगे बात समझ में, तो ये चीज हमें याद रखनी है, सेल किसे कहते हैं, इन्हीं को हम आगे का बड़ा करके जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है इसमें कि भूगर्भ के संबंध में जानकारी के लिए प्रत्यक्ष विधियों की सीमाएं क्या हैं। यानी भूगर्भ के संबंध में जानकारी अगर आपको इकट्ठी करनी है तो प्रत्यक्ष विधियों की सीमाएं, यानी कि देखिए जरा भूगर्भ के संबंध में आपको अगर जानकारी इकट्ठी करनी है तो क्या क्या चाहिए। देखिए पृथ्वी की सतह, क्वेश्चन क्या है, भूगर्भ के संबंध में जानकारी के लिए, यानी कि अगर आपको जमीन के गर्भ के बारे में जानना है उसकी जानकारी के लिए प्रत्यक्ष विधियों की सीमाएं, यानी क्या क्या विधियां होती हैं, कैसे आप किसी जमीन की भूगर्भ के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में बता रखा। देखिए तो पृथ्वी की सतह से भूगर्भ में जाने पर तापमान जो है तेजी से बढ़ने लगता है, जैसे कि दिख रहा होगा तापमान कितनी तेजी धधकने लगता है, जमीन के जितना नीचे जाओगे उतनी ज़्यादा गर्मी फैलेगी। ठीक है, ये कोई थोड़ा नीचे नहीं होता, बहुत ज़्यादा किलोमीटर के नीचे जाना पड़ेगा तब जाकर ये चीज़ देखने को मिलेगी। तापमान की अधिकता के कारण खनन कार्य मतलब होता है खुदाई वाला काम जो होता है। ठीक है, इसमें कोयला ढूंढते हैं लोग, सोना चांदी वगैरह ये सब जो जमीन से निकाला जाता है उसके लिए खोदना पड़ता है, खनन करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। देखिए तो कुछ ही किलोमीटर तक जो है सीमित होना और इसमें बता रखा, और अधिक गहराई तक जाने पर वैध यंत्रों का पिघल जाना, यानी कि इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है नीचे जो है पृथ्वी हमारी इतनी ज़्यादा गर्म है कि उसमें जो यंत्र हैं जो जिससे हम खुदाई वगैरह कर रहे हैं वो सब भी पिघल सकते हैं। आगे बात समझ में, इसलिए हम जो है ज़मीन के बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते, सेंटर में नहीं पहुंच सकते। ठीक है, क्रॉड तक नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, जो हमारे यंत्र हैं जिसको हमने भेजा है वो भी तक पिघल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण सहित सेल और खनिजों में अंतर। मैंने बोला था ना अभी सारा बड़ा होके आएगा नीचे, बस तसल्ली से ना समझते जाओ, जो समझते जा रहा है बस आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, देखो जब नहीं आता थोड़ा सा दोबारा एक बार सुन लिया करो। देखिए तो उदाहरण सहित सेल और खनिजों में अंतर बताना। सेल और खनिज क्या होते हैं वो हमें जरा ध्यान समझना पड़ेगा। देखिए तो एक ये आपको चार्ट सा दिख रहा होगा किस तरीके का है, बता रखा है, एक तरफ सेल है एक तरफ क्या है आपके खनिज है। देखिए सेल क्या होता है, तो जिन पदार्थों से भूपर्टी बनी है, जिन पदार्थों से भूपर्टी यानी जो छोटे छोटे टुकड़े मिलकर भूपर्टी बनी हुई है, जमीन बनी हुई है जो जिस पर हम खड़े हैं अभी, तो जिन पदार्थों से भूपर्टी बनी है उन्हें शैल कहा जाता है। यानी पत्थर कंकड़ ये सब मिला के जो बना हुआ है उसको शैल कहा जाएगा। ठीक है, जैसे रॉक कहते हैं, रॉक पत्थर। दूसरा खनिज क्या है, मिनरल्स होते हैं खनिज, फोटो भी दिख रही होगी आपको। देखिए तो इसमें बोला जा रहा है खनिज एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने हैं। यानी खनिज कैसे बनता है, जो हजारों लाखों साल पहले है ना, हजारों लाखों साल पहले जो जमीन के अंदर, जैसे क्या नाम है आपका, कोई इंसान है दब गया हो, या बोल सकते हैं कोई जानवर है, या ये बहुत सारी चीजें जो दबी होंगी, डायनासोर जो पहले दबे हुए थे जमीन के नीचे, वही आज खनिज का रूप ले रहे हैं। अरे वाह सब पेट्रोलियम कोयला वोयला ये सब कौन बन रहा है, तो यही तो बन रही है, जीवाश्म ही तो बनता है सब, जीवाश्म नहीं तो फॉसिल बोलते हैं। देखिए तो ये खनिज के बारे में बताया। उसके बाद आता है, इसी में आपको बता रखा है कि सेल ग्रेनाइट की तरह कठोर और चीका मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। ग्रेनाइट आपने देखा होगा जिसमें लेंटर वगैरह में गिट्टियां पड़ती हैं, है ना, या जमीन वो बनाने के लिए गिट्टियां डालते हैं, ग्रे कलर की होती हैं सब, तो इसको ग्रेनाइट भी बोला जाता है। देखिए पत्थर होते हैं सब। तो खनिजों में, तो खनिज की बात करें तो खनिजों में एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिजों में क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं खनिजों में, पर इनमें नहीं होगा, शैलों में। देखिए शैल विभिन्न भार तथा कठोरता की होती हैं, पर उधर देखें तो भूपर्टी 2000 खनिजों से बनी है, लेकिन इनमें से 6 खनिजों की प्रमुखता होती है। सबसे मेन खनिज जो है 6 होते हैं, उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। देखिए फिर सेल आता है, सेल खनिजों से बनी है, सेल जो है ना खनिजों से भी मिलकर बनी होती है। ये एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण, जैसे 2000 तक खनिज बताए ना मैंने आपको, तो उन्हीं में से कुछ सेल में भी सेल भी बनाती हैं। जिन खनिजों में धातु का अधिक अंश होता है उसे अधिक घनत्व अधिकतम खनिज कहते हैं, यानी कि धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे धातु वगैरह होता है, कुछ लोहा हो गया, है ना, लोहा वगैरह, आयरन वगैरह भी मिला रहता है कई पत्थरों में। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें आएगा, ऐसे कई पत्थर होते हैं जिसमें लोहा वगैरह सारा मिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेल्ट वगैरह करके सब निकालते हैं उसमें से। ठीक है, ऐसी सोना वगैरह भी तो होता है काफ़ी ज़्यादा ज़मीन में। तो ये चीज़ हमने एक तरफ जाना पत्थर किसे कहते हैं, यानी सेल किसे कहते हैं, चट्टाने किसे कहते हैं, एक तरफ हमने जाना खनिज किसे कहते हैं। आगे बात समझ में, टोटल आपके 2000 लगभग खनिज होती हैं, उनमें से कितने प्रमुख होती हैं, 6। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए आंसर समझ जाइए। अब आ जाता है इसमें नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका,
कि क्या नाम है, कौन सा था, हाँ, रचना के आधार पर सेलों का वर्गीकरण कीजिए। 7 क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरण के साथ जो है बताइए। इसे मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा, आप लोग ध्यान सुनिएगा इसको क्या होता है। देखिए रचना के हिसाब से बोला जाए तो क्या क्या चीजें रखी हैं। देखिए सबसे पहले है रचना के आधार पर सेलों को यानी चट्टानों को, सेल मतलब क्या होती है, चट्टाने, सेलों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया। यहाँ पे आपको 3 बताया जाएगा। देखिए क्या बता रहा है, पहले आग्नेय सेल है। आग्नेय सेल क्या होता है, जैसे एक ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी क्या है, जब वो फटती है तो उसका जो लावा जाता है, ज्वालामुखी फटी, लावा गिरा, लावा जो है फर्स्ट टाइम पे ही जो लावा बिल्कुल सूख गया, ठंडा पड़ गया, वो क्या बनता है, आग्नेय सेल। ठीक है, देखिए तो ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी के फटने से तुरंत ही जो उस टाइम जमकर तुरंत ही बनेगा, चेंज नहीं हुआ है, अभी तुरंत ही जमा है, जो ठंडा हो गया उसको आग्नेय सेल बोलेगा। ये पहला प्रक्रिया रहा। देखिए आग्नेय सेल वे सेल जिनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, यानी जल कर बिल्कुल आग से हुई है, उन्हें आग्नेय सेल कहते हैं। जैसे बेसॉल्ट, ग्रेनाइट, ये सब क्या कहलाती है आपकी, बेसॉल्ट काले कलर का होता है, ग्रेनाइट ग्रे कलर का होता है, ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे अब ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटी, ठीक है, अब ज्वालामुखी फटी तो यहाँ से लावा निकलेगा बहुत ज़्यादा। अब जब लावा निकलेगा तो जो जिस लावे से यहाँ पर जो भी जमा होगा, जो लावा जमेगा, उसको क्या कहेंगे हम, पहला कहेंगे आग्नेय सेल। ठीक है, जो तो यही बनेगा आपका ग्रेनाइट वगैरह। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनिएगा, तो आगे क्या हुआ, ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, क्या ये लावा वगैरह सब इधर उधर फैलेगा खूब ज्यादा, तो यही जो फैलेगा, इसी से जो लावा बह कर गया, यही जब जम जाएगा, बिल्कुल ठोस हो जाएगा, जब ठंडा पड़ जाएगा, इसको आग्नेय सेल कहा जाएगा। इतना चीज क्लियर है, ठीक है, तो पहला ये हो गया। फिर इसी में आता है अवसादी सेल, ये आपका पहला वाला हो गया। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्या बनेगा, अवसादी सेल। देखिए इन सेलों की रचना अवसादों के निरंतर जमाव से होती है। अवसादों का जमाव परतों के रूप में होता है, इसीलिए इन्हें परतदार सेल भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट। यानी कि देखिए अब होगा क्या कि यहाँ से मान ली पानी बह बह के जाएगा, पानी जाएगा या बारिश पड़ी, तो इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे ना घिसता चला जाएगा, घिसता चला जाएगा, नीचे से घिसेगा बिल्कुल। ठीक है, अब घिसते घिसते क्या होगा, एक जगह पर जाकर ना ये कुछ इस तरीके का, या मान लो कैसे भी करके जमा हो जाएगा। इसको क्या बोला जा रहा है, अवसाद है, यानी कि इससे कट छट कर नहीं, पानी घिस घिस के ले जाएगा इसको, तो कट छट कर जो है यहाँ जाके जमा हो जाएगा। अब क्या होगा कि इन सेलों की रचना अवसादों के निरंतर जमाव से होती है। यही सारे घिस घिस कर यहाँ पहुंचा और इकट्ठा हो गया, इसी को जो है यहाँ क्या बोला जा रहा है, अवसादी सेल। यानी कि इसे देखिए ये क्या होगा, यहाँ से कट के जाएगा, फिर एक परत बनाएगा, फिर और कट के जाएगा, एक परत बनाएगा, और कट के जाएगा, एक परत, ऐसी परत दर परत जो बनता जाएगा। ये नहीं बनेगा परत दर परत, ये तो पूरा ठोस बन गया एक बार में। यहाँ से कट छट के जो आएगा, पानी से, हवा से, कैसे भी जाएगा, जो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा अवसादी। तो इसमें परतदार होते हैं, जैसे चूना पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है ना, ये सब क्या होता है, ये आपका क्या कहलाता है, अवसादी सेल। यानी जो कट छट कर इससे गया, यहाँ बना, दूसरे स्टेप पर जो बनता है उसको हम अवसादी सेल बोलते हैं। पहले वाले को आग्नेय सेल, इसी से कट छट कर बना है अवसादी सेल। अब जरा ध्यान सुनिएगा, तीसरा आता है रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल क्या होता है कि अवसादी अथवा आग्नेय सेलों पर अत्यधिक ताप या दबाव पड़ने के कारण जो है रूपांतरित सेल बनती है। उदाहरण के लिए जो है संगमरमर, जो है फाइलिट, ये क्या होता है, देखिए अब इन्हीं चट्टानों को बोला जाए जो ये अवसादी बनी है, जब इन्हीं के ही ऊपर अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, इन्हीं चट्टानों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ते इतना, ये जो संगमरमर वगैरह देखा होगा आपने, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होता है, इतना सुंदर होता है, वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे होता है। ये तो बिल्कुल ऊपर था, उसके बाद कट छट के ये बना अवसादी सेल। इन्हीं के ऊपर जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जब ये बिल्कुल दब जाता है, ऊपर चट्टान, पहाड़, पर्वत सब कुछ आने लग जाता है ना, जब तो नीचे परत दर परत जमने लग जाती है। और यही जो परत दर परत है, अब यही परत दर परत क्या बन जाएगी, जब दबाव पड़ा, दब गया ढंग से, तो उसी से ही क्या निकला, संगमरमर निकला। ये तीसरा आपका क्या बन जाएगा, जो है क्या नाम है, रूपांतरित सेल। इन दोनों का रूप निकला रूपांतरित सेल। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि इन तीनों में सबसे मजबूत कौन सा होता है, तो आपको बोलना है अब ये नहीं है ना, ये पहले इन दोनों में ये था मजबूत, पर इससे क्या हुआ कि इसमें
तीनों में मजबूत जो है आपका ये कहलाएगा, क्योंकि सोच के देखिए जिसके ऊपर इतना ज्यादा घर्षण पड़ा, इतना ज्यादा दबाव बना, वही तो बनेगा आपका रूपांतरित सेल। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? रूपांतरित सेल। और कैसे बना रूपांतरित सेल? जब कोई पर्वत, चट्टान जब किसी चीज को परत दर परत को दबा रही है, ढंग से दबा रही है, तो नीचे जो है क्या बनती है आपकी संगमरमर के पत्थर जो है वहां पे निकलते हैं। बोला ना, इसी वजह से बोला जाता है कि जो जितना ज्यादा तपता है वो उतना ज्यादा महंगा बिकता है। संगमरमर क्या होता है? महंगा बिकता है। तो वही चीज है, आज जो विद्यार्थी जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा, जितना ज्यादा तप जाएगा, बिल्कुल प्रेशर को झेल चुका होगा, वही जाकर सोने के भाव में बिकेगा, वही जाकर इतना इंटेलिजेंट बनेगा, वही जाकर जो है आगे तरक्की करेगा। यही चीज होती है, सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में? तो जितना ज्यादा प्रभाव, देखिए जितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आज के टाइम पे, उसको झेलो, मेहनत करो। स्टूडेंट लाइफ है, छात्र की जिंदगी मिली है, तो उसको अच्छे तरीके से जीते हुए आप पढ़ाई पूरी करें अपनी। ये नहीं कि यहाँ प्रेशर पड़ रहा है छोड़ दें उसको। अगर इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो अगर ये छोड़ देते, क्या ये संगमरमर बन पाते? सोचने वाली बात है। तो यहाँ क्या है कि हमें, यानी कि जो स्टूडेंट सब है, अब यहाँ क्या करना है, आपको डरना नहीं है किस चीज से। मेहनत से जो पीछे भागेगा उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे बात समझ में? तो ये चीज याद रखें आप लोग बढ़िया तरीके से, मेहनत से पीछे मत भागना, कभी भी कुछ भी हो जाए। तो मैंने बता दिया आपको, एक आपका रहेगा इसमें आग्नेय सेल, एक अवसादी सेल, उसी से बना क्या? रूपांतरित सेल। तीनों में सबसे मजबूत कौन सा है? रूपांतरित, क्योंकि बिल्कुल ढंग से दब गया है। चलिए अब आता है नेक्स्ट। तो सेल बता दिए, सेल कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, सेल और खनिजों का जो है आर्थिक महत्व क्या है? सेल और खनिजों का आर्थिक महत्व क्या होता है? देखिए जरा ध्यान से, सेल और खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है? तो क्या बोल रखा है, देखिए संक्षेप में वर्णन करें सेल और खनिजों का आर्थिक महत्व। अब हाँ, आर्थिक महत्व की बात आ रही है पैसे की, कि एक तो सेल भी बिक रहे हैं, इनसे कैसे आज कोई भी देश है तो अपने देश की उन्नति कैसे कर सकता है? सेल से भी, और आपका खनिज से। खनिज तो होते ही महंगे हैं। देखिए जरा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल और खनिज आर्थिक दृष्टिकोण के से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके आर्थिक महत्व को जो है निम्नानुसार समझा जा सकता है। कैसे? पहले है मृदा। मैंने बताया था मिट्टी भी जो है सेल से ही मिलकर बनी हुई है, ठीक है। जरा देखिए जरा क्या है मृदा, सैलों से प्राप्त होती है। मृदा जो है, मिट्टी जो है सैलों से ही प्राप्त होती है। मृदा से मानव के लिए भोजन मिलता है। देखिए सिंपल सी बात है, मिट्टी से ही तो हमें भोजन मिल रहा है। हम अनाज कहाँ उगाते हैं? मिट्टी में ही उगाते हैं। पत्थर में तो ही ना अनाज उगेगा, तो मिट्टी में ही हो गया। इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों से उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है ना। तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है सेल और खनिजों में आर्थिक महत्व। तो हमें ये कैसे मिल रहा है? मृदा से ही मिल रहा है। मिट्टी भी हमें आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिट्टी भी हमारे लिए बहुत कारगर है, ठीक है। मिट्टी इस काम में आगे। दूसरी बोला जा रहा है भवन निर्माणकारी सामग्री। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो भवन निर्माण कार्य में काम आती हैं। जैसे आपने देखा होगा गिट्टियां, ग्रेनाइट के पत्थर जो होते हैं छोटे छोटे, वो क्या लगते हैं हमारे छत में, लेंटर में डाले जाते हैं, ठीक है। देखिए सीमेंट के साथ। तो शैलों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। शैलें ही सभी प्रकार के भवनों की सामग्री का एकमात्र स्रोत है। ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, संगमरमर और स्लेट आदि का मकान बनाने में भारी मात्रा में जो है प्रयोग किया जाता है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत, दिल्ली और आगरा का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। भारत और विदेशों में भी स्लेट का जो है उपयोग छतों के निर्माण में किया जाता है। स्लेटों का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है छतों का निर्माण करने के लिए। ग्रेनाइट का यूज करते हैं। तो सेल का यूज नहीं हो रहा क्या? बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आर्थिक तौर पे ये भी आपको काम दे दे रहा है। उसके बाद आए खनिजों के स्रोत। अब खनिज क्या करता है, खनिजों के स्रोत कैसे हैं, देखिए जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। खनिजों के स्रोत, तो खनिज आधुनिक सभ्यता की आधारिता है, यानी कि खनिज जो है हमारे लिए मेन सोर्स हैं।
आज गाड़ियां चल रही हैं, इन्हीं से चल रही हैं। आज जो सोना चांदी ये सारी चीजें किसमें आ रही है? खनिजों में आ रही हैं। देखिए धातुत्व खनिजों में मूल्यवान सोना, धातुत्व यानी धातु के रूप में जो खनिज है उसमें सोना, प्लैटिनम, चांदी, तांबा से लेकर एल्यूमिनियम और लोहा तक मिलता है। ये धातुत्व, धातुत्व मतलब धातु से रिलेटेड। एक तो तरल होता है जो रासायनिक होता है, जिसमें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वगैरह है ना, ये सब आता है। देखिए खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, यही चट्टानों में सारी चीजें पाई जाती हैं, खनिज जिसको फॉसिल वगैरह ये सब कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। उसके बाद आता है कच्चा माल भी प्राप्त होता है हमें इनसे। कई शैलों और खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में होता है, जैसे सीमेंट उद्योग तथा चूना भट्टियों में कई प्रकार की शैलों और खनिजों का उपयोग तैयार माल करने के लिए किया जाता है। सीमेंट बनाना है तो पत्थर वत्थर पीस के बहुत सारी चीजें मिला उला के ही बनाया जाएगा, तो ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। आगे बस समझ में, ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग सुरमा और पेंसिल निर्माण के लिए किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, पेंसिल की ग्रे कलर की होती है ना, उन सारी चीजों का निर्माण किया जाता है, नोक। तो ये चीज हो गया, कच्चा माल से ये लोग प्राप्त कर सकते हैं खनिज और ये सब आ जाता है उसमें। मूल्यवान पत्थर, देख लीजिए बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते हैं, मूल्यवान उसमें कोई अलग अलग तरह का पत्थर, बहुत सारे महंगे महंगे पत्थर होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें यूज, मूल्यवान पत्थर के रूप में भी इनका यूज होता है। देखिए विभिन्न प्रकार की रूपांतरित अथवा आग्नेय शैल से प्राप्त होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आग्नेय शैल से भी हमें प्राप्त होती हैं, बहुत कीमती जो है पत्थर वगैरह। हीरा बहुत ही मूल्यवान पत्थर है, उसका उपयोग जवाहरात बनाने में होता है। औरतें सब नहीं लड़ती हैं, हीरा पहनाओ मुझे, मोती पहनाओ, नहीं, लड़कियां खोपड़ी खा जाती हैं, ये सब मांगती हैं इतना ज़्यादा। देखिए उसके बाद क्या है, हीरा बहुत ही मूल्यवान पत्थर है, उसका उपयोग जवाहरात बनाने के लिए होता है, यह एक रूपांतरित शैल है। और इसी प्रकार दूसरे मूल्यवान पत्थर जैसे पन्ना, नीलम आदि भी जो है विभिन्न प्रकार के शैलों से प्राप्त होते हैं। अलग अलग पत्थरों से ये सारी चीज़ें जो है प्राप्त होती हैं। आगे बात समझ में, चलिए। उसके बाद ईंधन है, कुछ रासायनिक आपके ये होते हैं, क्या नाम है, ईंधन, जैसे बोल सकते हैं ये खनिज रासायनिक। तो इसमें बोला रखा है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण खनिज ईंधन है, खनिज ईंधन, ठीक है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा भी ईंधन के रूप में ही हमें विभिन्न प्रकार की शैलों से मिलती है। उसके बाद आता है उर्वरक। उर्वरक में आपको दिख रहा होगा फास्फेट, जैसे ये खाद वगैरह जो होती है आपने देखा होगा कि भी शैलों से प्राप्त किए जाते हैं। फास्फेट उर्वरक फास्फेराइट नामक खनिज से मिलता है और संसार के कुछ भागों में फास्फाइट खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये आपको जो है अनाज के उत्पादन के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। अच्छे समझा दिया मैंने, क्वेश्चन समझ में आ गई बात, ठीक है। आ गया हो तो कमेंट में एक बार जरूर बता देना, जब भी मैं तीसरा चैप्टर अपलोड करूंगा, अगर अच्छा लगा हो तो बताना, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा धाकड़ है, देखिए इसको भी मैं महत्वपूर्ण लिखूंगा। चलिए ये वाला तो आपको क्वेश्चन ढंग से समझ लेना था जो मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखो जरा, अपक्षय। अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय के विभिन्न प्रकारों के नाम बताएं। अपक्षय क्या होता है जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए आंखें खोल खोल के देखो इसको, ठीक है, तभी समझ में आएगा, वरना हवा की तरह उड़ जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शैलें, शैल मतलब चट्टान, रॉक, ये वाला रॉक नहीं, पत्थर वाला। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शैलें अपने ही मूल स्थान पर विघटित और अपघटित होती हैं। शैल अपने स्थान पर टूट गया, शैल अपने स्थान पर टूट गया, विघटित हो गया, तो ये अपक्षय कहलाता है। अपक्षय मतलब पत्थर बैठा हुआ है, कोई बाहरी तौर पे या आंतरिक तौर पे दबाव पड़ा, वो बीच में से टूट गया, जैसे दिल्ली टूट जाते हैं, ठीक है। तो बीच में से अगर टूट जाता है, ये कैसे भी टूट रहा है, हवा से या चट्टानों के आने, पानी आने से, अपक्षय टूट रहा है, घिस रहा है, तो उसको बोला जाएगा अपक्षय, ठीक है। अपक्षय कहलाती है। अपक्षय के विभिन्न प्रकार होते हैं कुछ, जैसे भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, ठीक है। ये सब अभी हम पढ़ेंगे, इनको ये चीज याद रखना है, ठीक है। भौतिक अपक्षय मतलब क्या होगा, क्या पता बाहरी तौर पे वो टूट गया हो, कोई बाहरी प्रभाव पड़ा हो उसके ऊपर। रासायनिक मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ हो अंदर ही अंदर में, जिसकी वजह से गैस रिलीज हुई है, वो बीच में चटक गया, कई बार होता है। जैविक अपक्षय यानी कि कुछ मानवों द्वारा तोड़ दिए जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अपक्षय मतलब समझ गए आप लोग कि किसी भी पदार्थ का या सेल का अगर टूट जाना, घिस जाना या कुछ हो जाना, पिक्चर में आप लोग को दिख ही रहा होगा, ये क्या होती है, अपक्षय कहलाती है। अगली बात समझ में, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए। अब आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 1,
तल संतुलन की ये बोलने में थोड़ा ना अजीब लगता है, एक बार आप लोग भी बोल के देखो जरा, तल संतुलन। नहीं तो इसमें ना जीभ ऐसे हो जाती है जीभ लपलपाई देखिए, तल संतुलन की प्रक्रिया को समझाइए। एक बार खुद बोल के देखना जरा, ज़्यादा जो बोल रहे हो। देखो तो तल संतुलन की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए जरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी अच्छे हैं, बस ये थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। तल संतुलन यानी कि आपको जमीन को बराबर करना है, ध्यान सुनिएगा। देखिए बाह्य शक्तियां मतलब बाहर से पावर शक्ति लग रही है, अगर बाह्य शक्तियां भूमि को समतल बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रही हैं। ये शक्तियां अपर्दन और निक्षेपण दोनों अभी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए, निक्षेपण के बीच एक संतुलन की अवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करती है। उपयुक्त शक्तियों की इस प्रक्रिया को तल संतुलन की प्रक्रिया कहते हैं, और दूसरे शब्दों में धरातल के चौरस होने को तल संतुलन कहते हैं। और इसमें दो प्रक्रियाएं हैं, जैसे एक होता है निम्नीकरण और एक होता है अधिवृद्धि। देखिए क्या बोला जाता है, अपर्दन और निक्षेपण। तो इसके अंदर आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा कि अपर्दन मतलब क्या होता है कि जमीन जो है, जैसे मान लीजिए एक प्लेन जमीन है और प्लेन जमीन को बाहर से फोर्स लग रहा है और वो गड्ढे में जा रही है, तो वो क्या हो गया, अपर्दन हो गया। और एक गड्ढे वाली जमीन है, मान लो एक गड्ढे वाली जमीन है, तो उस पिक्चर भी दिख रहा होगा आपको, उस गड्ढे वाली जमीन को अगर भर रहा है वो अपने आप प्राकृतिक तौर पे भर रहा है, तो उसको क्या बोले जाएगा, निक्षेपण। आगे बात समझ में। तो यही चीज मैंने बताया था, अगर एक समतल जमीन है तो ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि अगर कोई बाहरी पावर इसके ऊपर लग रही है तो ये क्या कर रही है, उस जमीन में गड्ढा बना रही है, ठीक है, आर्यवासन गड्ढा बना रही है। और इसमें क्या है कि वही बाहरी पावर लग रही है, तो उसमें ये क्या कर रही है, इसको भर भर के जो है इसको जमीन संतुलन कर दे रही है ना। जैसे चट्टान है, ये कट रही है, धीरे धीरे करते 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 वो बिल्कुल जमीन के लेवल तक आ जाती है, इसको बोला जाता है। देखिए तो क्या हो गया, जुकाम इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है सबको, सब लोग बच के रहें। देखिए इसमें क्या होगा, जमीन ऊंची थी, वो नीचे जा रही है, घिस घिस के पहुंच रही है, एक टाइम पे बराबर हो गई। यहाँ जमीन क्या थी, जो है बराबर है, तो ये क्या हो रही है इसमें कि यही मतलब जैसे गड्ढा है, तो गड्ढा भर रहा है, धीरे धीरे भरते 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 वो एक लेवल तक आ जाएगा। तो बस संतुलन करना है, तल संतुलन, ये है तल संतुलन, ये दोनों प्रक्रिया हो गई। देखिए ध्यान सुनिएगा, निम्नीकरण क्या होता है, ढक्कन चला गया वहाँ। देखिए निम्नीकरण क्या होता है, तो अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा, ये ऊंचा था ना, यहाँ पहाड़ जैसा था, ये घिस रहा है, अपर्दन हो रहा है, घिस रहा है, तो घिसेगा तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। देखिए अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा शैलों को घिसकर, खुरचकर या काटकर उनको मूल स्थान से हटा दिया जाता है, इससे ऊंचा स्थान धीरे धीरे नीचे हो जाता है। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। निम्नीकरण में सबसे पहले तो अपक्षय का कार्य आता है। अपक्षय यानी ऊपर से घिस रहा है, घिसते घिसते क्या करेगा, वो लेवल पे ले आएगा। और इससे क्या होता है, खुरचे हुए सेल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नीचे की ओर खिसक जाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, घिस घिस के क्या हो जाएगा, पूरा नीचे बराबर लेवल पर आ जाएगा, समतल हो जाएगा। दूसरे, इसमें अपर्दन का कार्य भी पूरा करते हैं, और इस प्रक्रिया में तल संतुलन का कोई कारक सेल पदार्थों को मूल स्थान से हटाकर ले जाता है। सेल पदार्थों के परिवहन की गति की वृद्धि के साथ साथ अपर्दन और परिवहन की क्षमता भी बढ़ती जाती है। यानी कि इससे क्या होगा, जब ये जो है, जब ये घिसते घिसते जब नीचे हो जाएगा, ये सारा छट जाएगा, कट जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा, जमीन के लेवल के बराबर आ जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, जो है यहाँ पे निम्नीकरण, ठीक है, यानी कि नीचे गया निम्नीकरण, तब बराबर हो गया, ठीक है। इमेजिन करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब वही, कोई जमीन नीचे है, ऐसे है, तो वो भरती भरती ऐसे गई, कोई जमीन ऊपर थी तो वो घिसती, देखिए कोई जमीन ऐसे थी तो ये संतुलन ऐसे बनाना है, कोई जमीन ऐसे घिसते 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 ऐसे हो गई, वो संतुलन हो गई। कोई जमीन ऐसे है तो बराबर पे जाना है, वो क्या करेगी, भरते 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 ऐसे आ जाएगी। क्यों, मजा आ रहा है। देखिए तो अधिवृद्धि क्या बोला जाता है, देखिए निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपरदित पदार्थों को जमा होने के को निक्षेपण कहा जाता है। मान लीजिए बहुत सारे पदार्थ इसमें जमा हो रहे, जमा होते 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 बगल वाले प्लॉट में नहीं होता, कि बगल वाले प्लॉट में क्या है, एक आदमी जो घर बनवा रहा था वो प्लॉट खाली छोड़ के चला गया, वो बोलेगा 4-5 साल बाद आऊंगा, अपना क्या पता तब तक भर जाए,
है ना। तो मिट्टी गई, कूड़ा गया, मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर गए उसमें, ये वो हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत वो धीरे धीरे भरता गया, लोगों ने कूड़ा फेंकते 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 बराबर कर दिया। वो 4 साल बाद आए देखने, अरे वाह भाई ये तो भरा हुआ है, थोड़ा पैसा बच गया। और देखिए उसमें जो है बहुत सारे वो गए होंगे, किसी ने अपने घर का जो है मरा हुआ कुछ चूहा हुआ सब कुछ फेंक दिया होगा, कूड़ा करकट छिलका उलका सब फेंका होगा। तो वो धीरे धीरे खनिज भी बन जाएगा। हाँ, अचानक से नहीं बन जाएगा, करोड़ों साल लग जाएंगे उसको बनने में। तो वो क्या करेगा, आएगा थोड़ा मिट्टी डलवाएगा, बढ़िया से दबाएगा उसको, फिर अपना बनाएगा आप। ठीक है, तो वही चीज़ है, जब भरा है आपने भर भर के उठा दिया तो संतुलन में ले आए। तो निक्षेपण तब शुरू होता है जब तल संतुलन के कारकों की शक्ति घट जाती है या उनके मार्ग में कोई अवरोध जो है आ जाता है। परिणाम स्वरूप अपरदित पदार्थ गड्ढों में जमा हो जाते हैं, यानी कि अपरदित पदार्थ गड्ढों में जमा होंगे तो वो गड्ढे धीरे धीरे भरते भरते बराबर पे पहुंच जाते हैं। तो इसी बोला है, इससे नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, नई स्थल बन गया। पहले यहाँ कोई जा रहा था नहीं, अब ये धीरे धीरे भरते भरते बराबर हो गए तो लोग अब घूमेंगे, बढ़िया से जाएंगे यार, मजा आएगा। देखिए इससे परिवहन भी होगा, अच्छे से आना जाना भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रखा है, इसमें तल संतुलन की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। तल संतुलन कैसे हो सकता है, एक होता है आपका अपर्दन द्वारा, एक होता है निक्षेपण द्वारा। ठीक बा, चलिए तो ये चीज़ आप लोग को मैंने समझा दिया है और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, जो मैंने समझाया वही। देखिए जरा, अब हम पढ़ने वाले इसमें मनुष्य अपक्षय का महत्वपूर्ण कारक कैसे है। देखिए अपक्षय मैंने बता दिया था, अपक्षय मतलब क्या है, कोई भी चट्टान या तो घिस जा रही है या अपने आप से घिसेगी, या रासायनिक तौर पे या मनुष्य द्वारा या किसी जानवरों द्वारा, है ना, तो कहीं ना कहीं वो टूटेगा। तो मनुष्यों का क्या रोल होता है इसमें, देखिए जरा, अनेक प्रकार की सेलों के अपक्षय, अपक्षय मतलब किस चीज़ का घिसना या टूटना। देखिए फोटो दिख ही रही होगी आप लोग को। तो अनेक प्रकार की शैलों के अपक्षय में मनुष्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। कृषि, भवन और सड़क निर्माण जैसी अनेक क्रियाओं के द्वारा मनुष्य शैल की काफी तोड़फोड़ करता है। या तो घर बनवाना है उसको, या खेतीबाड़ी करनी है, तो वो क्या करता है, पत्थरों को काट देगा, वहां से चट्टानों को हटा देगा, ऐसा कर देगा, कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मनुष्य की खनन क्रिया, खनन मतलब क्या होता है, मनुष्य खुदाई करवा रहा हो वहां पे कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए, तो मनुष्य की खनन क्रिया के द्वारा शैलें कमजोर होकर ढीली पड़ जाती हैं और अंततः टूट जाती हैं। तो इससे क्या होता है, ये अपक्षय है मनुष्यों द्वारा, या मनुष्य ने घिसा उसको या उस जगह से थोड़ा उसको घिसकाया तो अपने आप ही टूटना शुरू हो जाता है कई बार। तो वही चीज है, तो मनुष्यों द्वारा अपर्दन या बोल सकते हैं इसको अपक्षय होता है। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में उड़ जाइए। अब आ रहा है हमारा, इसको भी हम महत्वपूर्ण बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत खिचड़ी पक गई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो अपक्षय की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को समझाएं। अपक्षय कैसे कैसे होता है वो जरा ध्यान सुना। एक तो मनुष्य कर रहा था, ठीक है। अपक्षय के कुछ अलग अलग तरीके, जैसे पहला आएगा पिंड विक्षेपण, विक्षेदन और तुषारी अपक्षय और वृक्षों की जड़ों द्वारा अपक्षय। देखिए पिक्चर भी आप लोग देखिएगा ढंग से। देखिए पिंड विक्षेपण क्या होता है, पत्थर आप लोग को दिख रहे होंगे टुकड़े आपको। देखिए हम सभी जानते हैं कि गर्मी के कारण शैल यानी पत्थर वो फैलती भी हैं और सर्दी के कारण सिकुड़ती भी हैं। पत्थर, अब ये मत सुनो पत्थर बिल्कुल वैसा होता है नहीं, पत्थरों में भी चट्टानों में भी सिकुड़न और ये चीज़ें होती है ठंडी और गर्मी के हिसाब से। देखिए जैसे लोहा होता है, लोहा क्या होता है, गर्मी के कारण वो फैलता है और ठंडियों के कारण क्या होता है, सिकुड़ने लग जाता है। तो गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके विपरीत रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो दैनिक तापमान परिसर के अधिक होने के कारण सेल बार बार फैलती और सिकुड़ती हैं, फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होता है, इससे उनकी दरारें और चौड़ी होने लग जाती है। दरारें पतली थी, वो दरारें चौड़ी होने लग जाती हैं। जब चौड़ी होंगी तो वो फैलेगी फिर और टूटेगी फिर। देखिए इसी को तो अपक्षय बोलते हैं। देखिए चौड़े होते हैं, अंततः सेलें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इस प्रक्रिया को पिंड विक्षेपण कहा जाता है। गर्मी और सर्दी के कारण सिकुड़ रही थी, बढ़ रही थी, सिकुड़ रही थी, बढ़ रही थी, इससे क्या हुआ, अपक्षय हो गया। ठीक है, टूट गई, तो इसको पिंड विक्षेपण कहा जाता है। अब आ जाता है तुषारी अपक्षय। तुषारी क्या होता है, जरा ध्यान सुनिएगा, पिक्चर आप लोग देखिए जरा। तुषारी अपक्षय बहुत ठंडा पर्वतीय प्रदेशों में सेल की दरारों में और जड़ों में जो है भरा जल बार बार जमता और पिघलता है। मान लो ये जो आपको दिख ही रहा होगा कि कोई चट्टान है, कोई चट्टान होती है, मान लो कोई चट्टान है, अब उसमें क्या है, एक थोड़ी सी दरार पड़ी, ऐसे मान लो एक दरार पड़ी, या इधर भी छोटी सी एक दरार थी। अब वो दरार क्या हुई,
ये पूरी एक चट्टान है ना, पर्वत, पहले पूरा दरार पड़ी, अब उसमें क्या होगा, सर्दियों के टाइम पे पानी पड़ेगा या कैसे भी पानी पड़ेगा, उसमें पानी जमा हो जाएगा, ओस जमा होकर पानी पूरा डबाडब भर जाएगा। अब क्या होगा, जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लग जाएगी तो वो वही पानी क्या होता है, बर्फ में तब्दील हो जाता है, और बर्फ सॉलिड रूप ले लेता है। सॉलिड लेगा तो उसको खींचेगा बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ भागेगा, इधर बाहर की तरफ भागेगा, ये तो धीरे धीरे चटक जाएगा। ये क्या पता इतना ज्यादा ठोस हो जाए, पानी नीचे तक जमेगा, धीरे धीरे करते करते, अचानक से नहीं हो जाता, धीरे धीरे ही होता है सब। तो धीरे धीरे करते करते क्या पता ये इधर लटक जाए, गिर जाए, टूट जाए। तो वही बता रखा है यहाँ, पिक्चर आपको दिख ही रहा होगा। इसे तुषारी अपक्षय बोलते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में इस प्रक्रिया के द्वारा सैले छोटे छोटे टुकड़ों में या कणों में बिखर जाती है, इसको क्या बोला जाता है, तुषारी अपक्षय बोला जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम डांस करेंगे, देखो उसके बाद आता है वृक्षों की जड़ों द्वारा अपक्षय। सेम सिंपल सी बात है, पिक्चर आप लोग को दिख ही रहा होगा कि वही चीज, अगर इन्हीं चट्टानों में, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई चट्टानों में, कई जगहों पे या छतों पे भी पीपल का पेड़ उग जाता है या कई पेड़ उग जाते हैं। उसमें क्या होता है, जड़ें जो है इनमें जब फैलती रहेंगी तो क्या होगा, जड़ नीचे तक चली जाएगी और पत्थरों को भी चीर देगी वो, है ना। देखिए, तो इसी वजह से क्या होता है, सैलों में भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के का अपर्दन, पेड़ पौधों के द्वारा सैलों में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का अपर्दन होता है। पेड़ पौधों की जड़ें सैलों के जोड़ों में घुस जाती हैं और समय के साथ साथ जड़ें लंबी और मोटी होती रहती है। सिंपल सी बात है। इस तरह सैलों के जोड़ों पर उनका दबाव निरंतर बढ़ता जाता है और अंततः वे टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाती है। इसी को बोला जाता है क्या, तो वृक्षों के जड़ों द्वारा अपक्षय, ये जड़ों के द्वारा हो गया। तो 3 बता दिया था मैंने, पिंड विक्षेपण, पिंड विच्छेदन, तुषारी अपक्षय, और उसके बाद जो है वृक्षों की जड़ों द्वारा अपर्दन। चलिए उड़ जाइए, अब क्लियर है इतना, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इसको महत्वपूर्ण बोल देंगे इसमें। देखो, मृदा परिच्छेदिका का संक्षिप्त विवरण लिखिए तथा उपयुक्त आरेख भी बताइए। यानी कि मृदा के बारे में बताना, मिट्टी कैसे कैसे जो है, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, मृदा कैसे कैसे बनी होती है, ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर, ऐसे। चलिए देखिए आंसर देखिए आप लोग। मृदा परिच्छेदिका द्वारा मृदा संस्तरों को दर्शाने वाली परिच्छेदिका को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। यानी कि पूरी मृदा को, यानी मिट्टी की लेयर को दिखाने वाली को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। तो 4 परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। सबसे पहले ऊपरी परत होती है, सबसे पहले क्या होती है, इसमें एक ऊपरी परत होती है। तो देखिए ऊपरी परत में क्या बताना है आपको, ध्यान सुनिएगा। देखिए ऊपरी परत क्या है, तो इसमें महीन कण, ऊपर वाली जो परत जिसमें हम जमीनों उसमें सब्जियां वगैरह उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, तो मृदा संस्तरों को दर्शाने वाली महीन कण, जैविक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ तथा ह्यूमस आदि पाया जाता है। ये ह्यूमस क्या होता है भाई, तो ह्यूमस क्या होता है, एक प्रकार का जो है ना, ये खाद हो गया। ह्यूमस क्या होता है, खाद। जैसे मान लो पेड़ पौधे वाला कुछ छिलका वगैरह रह गया, ये इनसे रह गया, गोबर वगैरह हो गया, इन सब के कारण जो भी मटेरियल बनता है उसको ह्यूमस कहा जाता है। उससे हमारा ऊपरी परत बना होता है जिसमें हम अनाज उगाते हैं, ठीक है, तभी तो उगता है, खाद रहेगी जभी तो। उसके बाद आते हैं, उसके नीचे आता है उपमृदा। उपमृदा क्या होती है भाई, तो इसके नीचे की, आप लोगों को पिक्चर भी दिख रहा होगा, उपमृदा तक कई बार जड़ें पहुंचती हैं। देखिए तो उपमृदा, इसमें अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी आदि होते हैं। जल के रिसाव से यहाँ आर्द्रता बनी रहती है, यानी वाष्प यानी नमी बनी रहती है। तो ये जो एक लेयर हो गई वो हमने पहले पढ़ी थी, ये दूसरी लेयर है, यहाँ तक थोड़ी बहुत नमी पहुँचती है। फिर आती है आपकी उसके बाद जो है अपक्षयित सेल। तीसरी क्या है, अपक्षयित सेल क्या है भाई, तो इस भाग में मूल सेल के अपक्षयित पदार्थ पाए जाते हैं। मूल सेल के यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें कंकड़, पत्थर, ये वो उल्टी सीधे, मतलब पदार्थ काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें, अपक्षयित टूटे हुए पदार्थ, काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए कंकड़, पत्थर वगैरह, ये सारे इसमें देखो मिल जाएंगे, अपक्षयित सेल होते हैं ये। उसके बाद आता है आधारशिला, यानी मूल सेल पदार्थ जो अपक्षयित नहीं होते, यानी कि बिल्कुल नरम बोल सकते हैं, संस्तर स्थिति बोलते हैं इसको। आधारी सेल जो अपक्षयित नहीं हुई है, यानी टूट फूट नहीं होती, सबसे नीचे वाला भाग बिल्कुल चिकनी मिट्टी या नरम, जैसे देखा होगा समरसीवर होता है कहीं पे, तो बहुत जब नीचे तक चले जाते हैं तो वहाँ चिकनी मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है, रेत निकलना शुरू हो जाती है,
तो कुछ कोमल पदार्थ भी आपको देखने को नीचे मिल जाते हैं। ठीक है, तो मृदा के बारे में मैंने बता दिया इतना आप लोग को। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। ठीक है, वही मृदा अपरदन था जो मिट्टी को पूर्ण रूप से तोड़ के रख दे रहा था, खत्म कर दे रहा है। मृदा अपरदन, मिट्टी जब एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है। ठीक है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मृदा के संरक्षण में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों का विवरण दीजिए। देखिए मृदा को कैसे बचाया जा सकता है, इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण लिखने वाला हूँ, ध्यान सुनना। क्यों लिखूंगा, क्योंकि भाई इतने सारे मेन इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। जो महत्वपूर्ण बता रहा हूँ ना उसको थोड़ा कान बिल्कुल ये जो है ना आप अपने फोन की स्क्रीन पर लगा दिया करो, स्पीकर पे, है ना। देखो तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। देखिए मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो यहाँ बोल रखा है मृदा अपरदन जो है प्राकृतिक कारणों जैसे जल, पवन आदि द्वारा मृदा के पुनः स्थापन के से अधिक दर से मृदा के निष्कासन को मृदा अपरदन कहा जाता है। जब मिट्टी जो है जब एक जगह दूसरी जगह खिसक जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है ना, कहीं बह के चली जा रही है कहीं पे भी, तो इसको मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के प्रकार कैसे होते हैं, देखिए मृदा अपरदन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। जैसे पवन अपरदन, मिट्टी उड़ उड़ के कहीं जाकर जमा हो गई, बहुत सारी मिट्टी उड़ उड़ के जमा हो गई, ये एक हो गया हवा से। और परतदार अपरदन, कई बार क्या होता है मिट्टी बह के गई, वहाँ जम गई, फिर बह के गई, उस पर जम गई, फिर जम गई, फिर जम गई, लेयर बाय लेयर जम जाते, परतदार। फिर होता है नदी का अपरदन, यानी कुछ नदी बहा के ले जा रही है, सबको बहा के ले गई काट के, या बोल सकते हैं कहीं मिट्टी है तो नदी का पानी आया उसको काट के ले गया, फिर और आया और काट के ले गया, इससे दूसरी जगह चली जा रही है। एक होगा अवनालिका अपरदन, कई जगह पे आपने देखा होगा कि भाई नालियां बन जाती हैं पूरी मिट्टी में, जहाँ जहाँ पानी जा रहा है, जहाँ जहाँ मिट्टी वो मिलेगी थोड़ी कोमल, वहाँ से बाहर ले जाएगा वो। पिक्चर आप लोग देखिए जरा। पवन अपरदन क्या है, पवन अपरदन में मैंने बताया कि भाई इसमें क्या होता है कई किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों तक जो है कई दूर दूर तक मिट्टी उड़ उड़ के चली जाती है। बोला यार पवन बहुत बड़ी मात्रा में बालू और मृदा के महीन कणों को मरुस्थलीय प्रदेशों से उड़ाकर निकटवर्ती खेती वाली भूमियों पर बिछाते रहते हैं। धूल उड़ के आती है, बहुत सारी जम जाती है। आप लोग जरा 2 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2-4 घंटे जरा किसी सड़क पर बैठ जाओ, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा खोपड़ी। सोचिए वो तो 2-4 घंटे में है, यहाँ तो पूरा बहुत टाइम की बात है। इस प्रकार के अपरदन को पवन अपरदन कहते हैं और बहुत लंबे टाइम तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है परतदार अपरदन। परतदार अपरदन ये क्या है, जल जब परत के रूप में बहता है, जब पानी बहा तो मृदा की पतली परतों को अपने साथ बहा ले जाती है। फिर इस प्रकार के अपरदन को परतदार अपरदन कहते हैं। इस प्रकार के अपरदन नदी घाटियों और बाढ़ के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। मिट्टी बहा के ले गई, कहीं जमा कर दी, फिर बहा के ले गई, फिर कहीं जमा कर दी, ये चीज़। नदी का अपरदन क्या है, नदी का अपरदन वही चीज़ कि भाई बताया था मैंने, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, सारा दे रखा है इसमें, क्या बताया, बहुत ईजी है कि नदी क्या है, अपने पानी द्वारा मिट्टी को काट काट के जो है उसको या तो किसी आकार के रूप में ले आई या तो उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया, ये चीज़। उसके बाद है अवनालिका अपरदन। जैसे इसमें क्या होता है, जल ढाल की ओर जब नालियों में बहता है, यानी पिक्चर आप लोगों को दिख ही रही होगी, इसमें क्या है कि नालियाँ काट के जो है पानी निकल जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है अवनालिका अपरदन। ठीक है, इसी में आंसर था आपका, क्वेश्चन था इसी में कि मृदा के संरक्षण में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियां, यानी कि आपको मिट्टी कैसे बचानी है, मिट्टी की रक्षा कैसे कर सकते हो आप। तो पहला है आपका इसमें वन संरक्षण के द्वारा। वन संरक्षण, आप जंगलों को बचाओ, इससे क्या होगा, मिट्टी की पकड़ बनी रहेगी पेड़ों के साथ। अरे बस ना, तो मिट्टी मजबूत रहेगी, वो बहेगी नहीं जल्दी। उसके बाद आता है वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगो, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, इससे क्या होगा। बाकी आप लोग इजी है, पढ़ सकते हैं, मैं इजीली वे में बता दे रहा हूँ आपको। तीसरा बाढ़ नियंत्रण, अगर बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया जाए, यानी डैम वगैरह बना दे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो इससे मिट्टी बह के कहीं और नहीं जाएगी। आगे बस बाढ़ आएगी नहीं तो मिट्टी एक जगह दूसरी जगह जाएगी नहीं, ये चीज़। लेकिन बाढ़ जब आती है ना, तो कई जगहों पर एक जगह दूसरी जगह जो मिट्टी जमा होती है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं उसको, जलोढ़ मैदान, वहाँ क्या होता है, उस मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ भी माना जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है नियोजित चराई। देखो हद से ज़्यादा जानवरों को चरवा दो कि जा भैंस चर ले,
जा गाय सारा चर ले। जब आप ये बोल दोगे उनको तो वो तो चर लेंगे, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। अब इतना ज़्यादा चरवा दोगे तो इसमें होगा क्या कि सारी मिट्टी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अब घटित होती चली जाएगी, अपक्षय होती चली जाएगी मिट्टी का, अपर्दन होता चला जाएगा मिट्टी का। आगे का सर में तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बांध बनाना, बांध बनाओ, सीढ़ीदार जो है खेत बनाओ, सीढ़ीदार खेत जैसे असम वगैरह में होता है, वहाँ ढलान वाली वो है तो खेती नहीं होगी क्या, होगी खेती। तो इस तरीके की आप खेती करो, पिक्चर भी दिख रहा होगा आपको, है ना। चलिए, तो ये चीज़ है, आपको इतना बता देना, इससे क्या होगा मिट्टी की रक्षा वगैरह भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर कि मृदा निर्माण में वनस्पति तथा जीव की क्या भूमिका होती है। मृदा निर्माण में मिट्टी में कैसे बनेगी, मृदा निर्माण कैसे होगी वनस्पति तौर पे और जीव तौर पे। देखो जरा, वनस्पति और जीव मैंने बताया था कि या तो जीव हो सकते हैं, जैसे जीव केचुआ वगैरह देखा होगा मिट्टी के अंदर कितना ज़्यादा मिलता है। ये खराब नहीं करते मिट्टी को, बल्कि मिट्टी को और हेल्दी करते हैं। जब धान की रोपाई करोगे देखोगे खेत के अंदर जब घुटने भर पानी भरा रहता है तो उसमें घुस घुस के जब आप धान रोपोगे तो देखा होगा उसमें केचुए भी होते हैं बहुत सारे, है ना। तो वो हमें काटते नहीं है, कुछ नहीं होता उनसे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, मतलब देखते हैं उसमें केचुए डर के मारे भाग जाते हैं, है ना। डरना होना नहीं चाहिए, कुछ करते, डायनासोर थोड़ी ना है, खा जाएगा। वनस्पति तथा जीव मृदा को कैसे निर्माण करते हैं। अच्छा देखिए, मूल सेल पदार्थों पर विकसित मृदा की गुणवत्ता में वही के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की सक्रिय भूमिका होती है। मृत पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से मृदा का जैविक अंश बनता है। ध्यान सुनना, जैसे कोई जानवर है वो मर गया या कोई पेड़ पौधे हैं वो वहीं गिर गया, मिट्टी के अंदर दब गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब ये सारा मिश्रण होगा इससे क्या खाद में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। खाद भी बन जाएगा। इससे क्या होता है, देखा आपने कभी सुना होगा, ये सुना क्या होगा, देखा भी है, खुद किया भी होगा। तो गीला कचरा जो होता है, जैसे आलू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका, ऐसी बहुत सारे जो हमारे घरों में चीज़ें आती हैं, यूज़ होती हैं, उनका छिलका जो होता है उनको आप मिट्टी में दफना दो, छिलके वगैरह, तो ये धीरे धीरे क्या करती है, ये उर्वरक यानी कि है ना फर्टिलाइजर बन जाती हैं। उसी में वाला का ह्यूमस, ह्यूमस से ही मृदा उपजाऊ बनती है। इन्हीं सारी चीज़ों से ह्यूमस बनता है यानी खाद बनता है। गोबर होता है, गोबर किससे आ रहा है, इससे क्या नाम है, गाय भैंस से ही आ रहा है। अब उनके गोबर से क्या है, आप एक जगह उनको फेंक दो, कुछ समय बाद देखना वो खाद का रूप ले लेगा और थोड़े टाइम बाद उसको खेतों में छीट दो, यूज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लोग गाँव के लोग यही करते हैं ज़्यादातर, खाद वगैरह। इनका आज तो बिक्री भी होता है ना। तो देखिए ये तो नेचुरल है, ये सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। आज जो दवाइयाँ छिड़क रहे हैं ये सारी चीज़ उतना अच्छा नहीं है ये, ठीक है। तो ये मृदा को हम अच्छा बना सकते हैं इससे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अपसल्कन, इसे महत्वपूर्ण लिखेंगे हम, जितना महत्वपूर्ण लिखा है ना सब पर ध्यान देना। देखिए अपसल्कन किसे कहते हैं, अपसल्कन क्या है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें बोल रखी है। देखिए पिक्चर भी दिखाते हैं इसके अंदर। देखिए अपसल्कन सेल सामान्यतः ताप की कुचालक होती है। ताप की कुचालक, गर्मी, अधिक गर्मी के कारण सेल की बाहरी परतें जल्दी से फैल जाती हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, चट्टान धीरे धीरे फैलेगी, ठंडियों में सिकुड़ती है, चट्टान धीरे धीरे फैलेगी, लेकिन भीतरी परतें गर्मी से लगभग अप्रभावित रहती हैं। यानी कि गर्मी से क्या होती हैं, वो उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। बार बार फैलने सिकुड़ने से सेलों की बाहरी परतें सेल की मुख्य भाग से अलग हो जाती हैं। सिकुड़ गई फैल गई, सिकुड़ गई फैल गई, इससे क्या होगा, वो ढीली पड़ जाएगी और वो वहीं टूट जाएगी। तो बीच वाला जो हिस्सा है वो तो वहीं पड़ा रहेगा। पिक्चर भी आप लोग देखिए, सेलों की बाहरी परतें सेल के मुख्य भाग से अलग हो जाती हैं। इसे अपसल्कन की प्रक्रिया कहते हैं। बिहार के सिंहभूम जिले में डोलेराइट सेलों के जो है गोलाकार पिंडों का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। आपको दिख रहा होगा महाबलीपुरम में ग्रेनाइट की गुंबद, विशेष रूप से कृष्ण की लड्डू गोल पत्थर दिख रहा होगा, तथा जबलपुर के पास मदन महल की पहाड़ियों के ग्रेनाइट के गुंबद अपसल्कन के अच्छे उदाहरण है। अपसल्कन क्या होता है कि देखिए वही चीज़ है, पत्थर पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे बीच वाला हिस्सा वैसे ही रहेगा, ऊपर का हिस्सा क्या है, कई बार टूट गया, ये हो गया, वो हो गया सिकुड़ने से। तो इससे क्या होता है, सेलों की परतों का उतर जाती हैं और इससे धीरे धीरे जो है अलग अलग प्रकार की। अब देखिए आप लोग पिक्चर में तो देख ही रहे होंगे किस प्रकार से लड्डू जैसा जो बना हुआ है। मुझे भूख लग गई है लड्डू पड्डू का नाम सुन के। आगे बात समझ में, चलिए तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा।
ठीक है। अगर आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा है ना तो प्लीज कमेंट में एक बार बता देना, जब भी मैं अगला चैप्टर आप लोगों को और धांसू तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग प्लीज बढ़िया तरीके से सपोर्ट करें और चैनल को आगे बढ़ाएं अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग के प्यार की जरूरत है साइमन क्लास को, आप लोग सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अच्छा लगता है ना पढ़ाया हुआ आपको, ईमानदारी से देखिए मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए जब आप लोग समझेंगे तभी तो मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, लाइक कर देना, और टाइम रहे ना आप लोगों के पास तो कमेंट करके बता दिया करें। जिससे क्या होता है, एक अंदर से ना अच्छा लगता है कि हाँ सच में यार हम मेहनत कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें। नेक्स्ट चैप्टर होगा 3 चैप्टर पर, हाँ उससे पहले कमेंट जरूर कर देना कि ये वीडियो कैसी लगी, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।